वीरान खंडर, एक डरावनी रात, भूतिया कहानी। मैं अभिमन्यु। लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लगता मेरी हिंदी हॉरर स्टोरी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लोगों का कहना है, बात भी सही है। आज की मॉडर्न युग में लोगों को भूत प्रेत इन सभी चीज़ों में कोई विश्वास नहीं, लेकिन यह बात भी सच है कि लोगों को भूत प्रेत से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है और मुझे भूतिया कहानियाँ लिखना, लेकिन इतना अच्छा भी लिख नहीं पाता। आप लोग ही बताना कि कैसा लगा मेरी हिंदी हॉरर स्टोरी वीरान खंडर पढ़कर। लेकिन यह कहानी अभी तक नहीं लिखी गई है। मेरा घर नदी के पास है, बोला जाए तो नदी के किनारे से थोड़ी दूर। नदी से लगकर लामेडोंगर नाम का एक जंगल है। घर से नदी के दृश्य काफ़ी मनोहर। इन प्राकृतिक मनोहर दृश्य में खोए रहना काफ़ी अच्छा लगता है। बात भी सही है, मनुष्य एक प्राकृतिक जीव है, लेकिन वह आज भूल चुका है। प्रगति के नाम पर प्रकृति को विनाश करने में लगा है। शाम के समय इन नदी से आती ठंडी हवा मानो मेरी कानों में कुछ कहती जाती है और उसमें मैं कागज़ में उतार देता हूँ और इसको लोग कहानियाँ कहते हैं। अभिमन्यु शाम के समय घर के पीछे बगीचे में बैठकर चाय की चुस्की ले रहा था। सच्ची में नदी किनारे सूर्य अस्त की मनोहर दृश्य मन को छू लेता है। तभी चाय पीते पीते अभिमन्यु को ख्याल आया कि आज वह जो सोच रहा था उसकी कहानी कैसे आरंभ करे, वीरान खंडर की शुरुआत कैसे करे। रात के 8 बजे अभिमन्यु गांव से थोड़ी दूर वीरान घर में अकेला एक सन्नाटा छाया हुआ कमरे में एक टेबल के पास जाकर बैठ गया। टेबल के ऊपर एक पुरानी टाइपराइटर, कुछ ड्राफ्ट पेपर, 2 कलम और कुछ किताबें रखी हुई थीं और दूसरी तरफ कुछ फोटो के साथ कुछ बर्तन रखा हुआ था। अभिमन्यु के हाथ टाइपराइटर के ऊपर उसकी उंगलियां चलने लगी। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, केवल टाइपराइटर की खटखट आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। वीरान खंडर अभिमन्यु की लिखी हुई आज तक की सबसे भयंकर भूतिया कहानी होगी। यह सोचते सोचते अभिमन्यु लिखता चला गया। आज रात कुछ खाया नहीं, यह बात भी भूल गया है। सच में एक राइटर के लिए कहानी की शुरुआत करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन शुरुआत की लाइन में कलम को कदम चल दिए तो कहानी समाप्त होने तक रुकने का नाम ही नहीं लेती। अभिमन्यु खो गया था, लग रहा था आज से वह समाप्त करके ही जाएगा। लेकिन सन्नाटे से छाया हुआ कमरे में अचानक झमझमा से बर्तन गिरा आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर अभिमन्यु चौंक पड़ा। नज़र घुमाकर देखा तो एक काली बिल्ली कमरे में घुस आई थी। यह दृश्य अभिमन्यु को आश्चर्य में डाल दिया। आज तक घर में एक बिल्ली तक दिखाई नहीं दी थी। अचानक यहाँ काली बिल्ली का दिखना अभिमन्यु को हैरान कर दिया। अभिमन्यु घड़ी की तरफ नज़र उठाकर देखा तो रात के 1 बज चुके थे। तभी उसे याद आया उसे 10 बजे ही उसे सो जाना था, लेकिन 1 बज गया। कल उसे पब्लिशर के पास जाना है। पब्लिशर अपने न्यू बुक पब्लिश दुकान का एड्रेस अभिमन्यु के मोबाइल पर भेज दिए हैं। यह भूल गया था अभिमन्यु। रात काफ़ी हो गई थी। अभिमन्यु को सुबह सुबह उठना था, इसलिए वह एक घड़ी में 5 बजे की अलार्म सेट करके बेड के पास टेबल पर सिर रख के सो गया। सुबह हुआ, अभिमन्यु नहा धोकर तैयार हो गया। ज़रूरत की चीज़ें एक बैग में रख लिया और घर के बाहर आया और देखा तो बाइक की टायर पंचर हुई पड़ी है। चलते चलते गांव के बाहर सड़क पर पहुंच गया। वहां से एक ऑटो पकड़ा और निकल गया। ऑटो वाला एड्रेस पूछने पर वह अपने मोबाइल बाहर करके एड्रेस दिखा दिया। पब्लिशर का बुक पब्लिश दुकान काफ़ी दूर होने के कारण और कुछ रास्तों में समस्या होने के कारण पहुंचते पहुंचते शाम के 4 बज गए। ऑटो वाला अभिमन्यु को गांव के अंदर लेके नहीं गया, उसे बाहर चौराहे पर ही छोड़कर वापस चला गया। अभिमन्यु पहली बार इस गांव में आया था। वह इस गांव को देखकर हैरान रह गया। चारों तरफ घर ही घर,
घरों के बीच होकर 7 फुट चौड़ाई एक रास्ता नदी की तरफ गया था। हैरान करने वाली बात है कि रास्ते के चारों तरफ 20-25 घर होने के बावजूद गांव में एक भी लोग दिखाई दे नहीं रहे थे। चकित करने वाली घटना है ये। मैं अभिमन्यु, इस गांव में इतने सारे घर होने के बावजूद कोई दिखाई क्यों नहीं दिया? अब कैसे पूछूं, किसको पूछूं? बुक पब्लिश दुकान कहाँ है? कौन है जो यह बताएगा? अभिमन्यु अपने पैर आगे बढ़ाने लगा। जैसे ही एक कदम बढ़ाया कि अचानक उसके रास्ते में एक काली बिल्ली रास्ता काट के चली गई। अभिमन्यु को याद आया, उस बिल्ली का जो कमरे में थी बिल्कुल ऐसे ही दिख रही थी। वे यह घटना को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता गया। चारों तरफ सन्नाटा, एक परिंदा तक दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद अभिमन्यु को एक छोटे से घर के पास एक साया दिखाई दिया। अभिमन्यु को कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल एक धुंधले साये के अलावा। निडर अभिमन्यु उस साये की तरफ अपने पैर बढ़ाने लगा। जैसे ही दूरियां कम होती गईं, वह देखा वहां एक लड़की खड़ी थी। लड़की को देखकर अभिमन्यु की परेशानी खत्म हो गई। अब वह पूछ सकता है, यह पब्लिकेशन हाउस कहाँ है? लड़की काफ़ी सुंदर थी। लड़की को देखकर अभिमन्यु खो सा गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ऐसा लग रहा था कि वह लड़की को कई सदियों से जानता है। उसे देखकर अपनापन लगने लगा। अभिमन्यु पहले किसी लड़की के करीब नहीं आया था, आज यह लड़की इसको अपनी ही लग रही थी। लड़की देखने में काफ़ी सुंदर और सुशील दिख रही थी। एक काली साड़ी पहन के खड़ी हुई थी। वह लड़की अभिमन्यु को देखकर बोली, तुम किसे ढूंढ रहे हो बाबू? अभिमन्यु ख्वाबों से बाहर निकलकर बोला, आप इस गांव में सिर्फ अकेले रहते हो? अभिमन्यु के अंदर अपने मूल प्रश्न को छोड़कर इस लड़की के बारे में जानने की चाहत जगी। वह भूल गया था कि वह यहाँ किस लिए आया है। नहीं बाबू, आज दशहरा है ना, इसलिए सब लोग पहाड़ के ऊपर देवी गुड़ी के मंदिर में गए हैं। आज पूजा है ना, सब लोग वहाँ ही होंगे। यह गांव एक प्रधान पूजा है जहाँ गांव के सभी लोग एकत्र होते हैं। सब लोग देवी गुड़ी को मन्नत मांग के उनके चरणों में बतख, मुर्गा आदि की बलि देते हैं। पूजा से गांव का मंगल होता है। लेकिन आप क्या करने आए हो बाबू? मुझे यह बुक पब्लिकेशन हाउस कहाँ है पता करना था। क्या आप बता सकती हैं? यहाँ कोई भी नहीं है जो मैं किसी से पूछ लूँ। आप हमारी मदद कर दीजिए ना। बिल्कुल बाबू, मैं ले चलूँगी आपको पब्लिकेशन हाउस। अभिमन्यु हिचक के, नहीं, आप क्यों परेशान होंगी? आप बता दीजिए कहाँ है, मैं चला जाऊँगा। अरे बाबू, आप हमारे गांव के मेहमान हैं, आपकी मदद करना यह कैसी परेशानी है? चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। अभिमन्यु थोड़ी देर हिचकने के बाद मान गया। वह उस लड़की के साथ आगे बढ़ने लगा। दोनों लोग आगे बढ़ते गए। आगे एक छोटी सी नदी आई। नदी पार होने के बाद रास्ते 2 भाग में बट जाए। चलते चलते अभिमन्यु मन ही मन सोच रहा था, कौन है यह लड़की? क्या इसे मैं जानता हूँ? अनेक ख्याल उसके मन में आ रहे थे। यह बारे में लड़की को पूछूं या ना पूछूं, यह सोचते सोचते जा रहा था रास्ते भर। दोनों लोग आगे बढ़ते जा रहे थे पहाड़ी की ओर। तभी लड़की ने अभिमन्यु को पूछा, वैसे आप पब्लिशर अंकल को क्यों मिलने आए हैं? अभिमन्यु जवाब में कहा, मुझे कहानियाँ लिखना अच्छा लगता है और ये कहानियाँ लोगों के पास पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे जितने भी बुक उनसे ही पब्लिक करवाता हूँ। वह तो अपने पब्लिशिंग हाउस बदलकर इस एड्रेस में शिफ्ट कर दिए, इसलिए उन्हें ही मिलने आया हूँ अपनी कहानी को रूप देने के लिए। तो बाबू, आप एक लेखक हो, लड़की ने कहा। वैसे आप कौन सी कहानियाँ लिखते हो? अभिमन्यु जवाब में, मैं सारी हॉरर स्टोरी ही लिखता हूँ। सच्ची में बाबू, मुझे भी हॉरर कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। लड़की की यह बात सुनकर अभिमन्यु मन ही मन खुश हो जाता है। आपको पता है बाबू, हमारे गांव में एक ऐसी कहानी है। यह बात सुनकर अभिमन्यु ने पूछा, कौन सी कहानी माया?
इसमें ध्यान देने वाली एक बात है। वो क्या? यह सुनकर लड़की हंसने लगी और कहा, छोड़िए न बाबू, गांव की कहानी में क्या रखा है, आप बताइए। आपकी लिखी हुई कहानी जब बुक पब्लिश होती है तब पढ़ लेना। अभी तो बताओ ना, क्या है कहानी? अभिमन्यु के बार बार पूछने के कारण लड़की ने वह कहानी कहने के लिए मान गई। आपको पता है बाबू, इस गांव को लोग श्रापित गांव भी कहते हैं। आज से कुछ साल पहले यहाँ एक लड़की अपने बाबा के साथ रहती थी। मायावती उसके नाम, काफी सुंदर थी, मेरी जैसी। यह बात सुनते अभिमन्यु के मुंह से एक हंसी बाहर आई। लड़की ने कहा, क्या हुआ बाबू, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैं सुंदर नहीं दिखती? अभिमन्यु अपने आप को शर्मिंदा महसूस करके कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप तो उससे भी बहुत खूबसूरत हो। आपको देखकर तो कोई भी पिघल जाएगा। लड़की हंसते हुए, छोड़िए न बाबू, आप भी कहानी सुनिए। गांव में एक सुंदर सा लड़का भी रहा करता था। नाम था उसका मुकुंद। मायावती और मुकुंद एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी। जब पता लगा तो मायावती के बाबा ने उन दोनों को अलग कर दिया। इस कारण से मुकुंद जीने का आस छोड़ दिया। मुकुंद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। यह घटना मायावती की जिंदगी को भी छीन ले गया। वह भी फांसी लगाकर अपनी जीवन त्याग दी। मुकुंद तो दुनिया से मुक्त हो गया, लेकिन कहते हैं मायावती अभी भी इस गाँव में घूमती है, एक मनमूस काली साई की तरह। जो भी उस साई के रास्ते में आता है वह किसी को भी नहीं छोड़ती। ऐसे ही बात करते करते वह दोनों काफी दूर आ गए थे, गलत दिशा में। नदी पार होने के बाद रास्ता बंट गया था। उन दोनों को दाएं तरफ जाना था, लेकिन वह लोग बाएं तरफ आ गए थे, एक वीरान सा खंडार के पास। वहाँ एक विराट बरगद का पेड़ था। पेड़ को देखकर अचानक लड़की रुक गई। कहानी से बाहर आकर वह नजर घुमाते हुए चारों तरफ देखने लगी। यह दृश्य देखकर लड़की के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह अचानक अभिमन्यु के हाथ पकड़ने लगी। लड़की को घबराते हुए अभिमन्यु हैरान रह गया। अभी तक वह समझ नहीं पाया लड़की का घबराना क्या हुआ। तुम घबरा क्यों रही हो? अभिमन्यु ने पूछा। अचानक लड़की का जवाब, हम गलत दिशा में आ गए हैं बाबू, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। इस जगह मनहूस है, यहाँ से जल्दी निकल जाना ही भलाई में है। तो आज हम गए। अभिमन्यु, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या है इस जगह में? कौन सा है ये जगह? लड़की घबराते हुए अभिमन्यु की तरफ देखते हुए, बाबू, आपको जो मैं कहानी सुना रही थी उसका अंत है यहाँ। इस बरगद के पेड़ पे मुकुंद ने अपनी जान दी थी। इसके साथ साथ मायावती ने भी यहाँ फांसी लगाकर झूल गई थी। यहाँ से जल्दी चलो बाबू, 6 बज गए थे। चारों तरफ अंधेरा फैलता ही जा रहा था। तभी अचानक बादल घड़घड़ाने लगा, हवा तेज चलने लगी, बरगद की पत्तियाँ झड़झड़ाने लगीं, बिजली चमकने लगी। अचानक अभिमन्यु की आंखें पड़ती है पास के बड़े से खंडार पर। बिजली की चमक में से उभरता हुआ धुंधला सा एक काला साया खंडार के अंदर दिखाई दिया। यह देख अभिमन्यु अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। बस इस समय सोच रहा था, आज तो हम गए। तभी उसे एक फुसफुसने की आवाज़ सुनाई दी, तुम आ गए, बरसों से तुम्हारा इंतजार में थी। तभी बरगद के पेड़ में से एक डाली टूट के धड़ाम से नीचे गिर गई। यह आवाज़ सुन के दोनों लोग वहां से निकलने लगे, दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते लड़की धड़ाम से नीचे गिर गई। अभिमन्यु अपनी हिम्मत जुटा के लड़की को उठाने लगा। लड़की उठ खड़ी हुई। अपनी सारी शक्ति लगा के वह दोनों वहां से जान बचाकर निकल आए। दौड़ते दौड़ते नदी के पास पहुंच गए। इस तरफ बिजली चमक रही थी। दोनों हाँफ रहे थे, दोनों के दिल धड़क रहे थे जोर जोर से। डर के मारे दोनों की हालत खराब हो गई थी। हकलाते हुए लड़की ने कहा, बाबू, आज हम बच गए, बाल बाल बचे, लेकिन कैसे? आज तक उस खंडर की ओर जो भी गया है कभी लौटकर वापस नहीं आया है, हम कैसे आ गए? हाँ बिल्कुल, आज का दिन ही खराब है। अभिमन्यु ने कहा, आया था पब्लिशर को मिलने, वह काम भी नहीं हो पाया, और अभी ये मायावती हमें मार के डालेगी। मन ही मन अभिमन्यु को एक बात सताई जा रही थी। वहाँ पर वह फुसफुस की ने आवाज़ उसे क्या कहने वाला था। तभी लड़की की बोलने की आवाज़ सुनाई दी, अभिमन्यु बाबू, किस सोच में डूबे हुए हो? अभिमन्यु सीधा ख्वाबों से बाहर आकर, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोच रहा था कि जिस
जिस काम के लिए आया था वह काम तो हुआ ही नहीं। देखते देखते रात हो गई। मैं इस गांव में किसी को जानता भी नहीं, कहाँ रुकूंगा। बाबू, आप मुझे तो जानते हैं, आज रात मेरे घर में रुक जाइएगा। अभिमन्यु नदी की तरफ देखते हुए, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकता। मैं यहीं नदी किनारे सो जाऊंगा। कल पब्लिशर को मिलकर चला जाऊंगा। और नदियों से तो मुझे प्यार है। तुम मेरे लिए और तकलीफ मत उठाओ। रात बहुत हो गई है, अपने घर चली जाओ। तभी अभिमन्यु को याद आया, वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। क्या है तुम्हारा नाम और तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की हंसते हुए कहती है, मेरा नाम है मायावती। कुछ देर पहले ही तो आपको बुलाया था। तुम मायावती? घबराते हुए अभिमन्यु ने कहा, मैंने कब बुलाया था तुम्हारा नाम? और तुम रहती कहाँ हो? हंसते हुए लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा, अभिमन्यु बाबू, यही पास में ही तो मेरा घर है, जहाँ से अभी आए हो, वीरान खंडर। यह बात सुन के अभिमन्यु घबरा गया। वो नज़र घुमा के लड़की की तरफ देखा। चारों तरफ सन्नाटा, वहाँ कोई नहीं था, केवल काली अंधेरी रात के अलावा। तभी उसके ऊपर एक काले साया झपटने की आभास हुई। तभी टेबल के ऊपर रखी घड़ी के अलार्म बजने लगे। अभिमन्यु चौंक के उठ गया। देखा वो अपने घर के कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। घड़ी की तरफ नज़र घुमाया, 5 बज गए थे। अभिमन्यु घबरा गया था। मन ही मन सोच रहा था, अभी तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह एक डरावना सपना था। उठने के बाद अभिमन्यु नहा धोकर तैयार हो गया। बाहर जाकर देखा तो उसकी बाइक पंचर हुई पड़ी थी। वह पैदल आगे चला गया एक फ़ोटो की तलाश में। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।